नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। बिहार के पूर्णिया जिले में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां डायन बताकर एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। मृतकों में 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। घटना पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के टेट गामा गांव की है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों को पहले पीट कर अधमरा कर दिया गया। इसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया गया। जलकर 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसे पूरे गांव के लोग इसमें शामिल थे। उनकी 3 टोला थी, सारे टोला के लोग इसमें थे। जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर जिन्होंने उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दिया। ठीक है, पुणे पुलिस तत्काल पहुंची है और सामने 5 बड़ी रिकवर हो गई है, चली हुई है। 4 में से 3 की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी अज्ञात है जो अनुसंधान में आते हुए चले जाए। भोपाल के ऐशबाग इलाके में ट्विटर पर रेप का मामला दर्ज किया गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने पर घर आता था। मौका देखते ही उसने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और इसी आधार पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। इतने नहीं, आरोपी शहदत मिर्जा ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। फरियादिया पीड़ित महिला ऐशबाग थाने आई जिस अपने पति के साथ, और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ट्यूटर उनके घर पे आता था, वो मौका देखकर उस महिला के साथ उसने इसमें कई बार उसके साथ बलात्कार किया है। महिला के द्वारा अपने पति को ये बात बताई गई है 5 तारीख को, और 6 तारीख को महिला ने आकर थाने में अपने पति के साथ ये रिपोर्ट करवाई है। संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दुर्ग जिले के बाल संप्रेक्षण गृह में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। यहां एक अपचारी बालक के साथ परिवीक्षा अधिकारी ने अनाचार की घटना को अंजाम दिया। यौन उत्पीड़न से तंग आकर अपचारी बालक ने निरीक्षण में आने जाने वाले अधिकारियों से इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मामला कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद महिला और बाल विकास विभाग ने पुलगांव थाने में शिकायत की है। आरोपी राम कुमार सूर्यवंशी के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में महिला और बाल विकास अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, तो पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत की तस्दीक किए तो हमको घटना होना प्रतीत हुआ, जिस पे हमने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए उसको संज्ञान में लेकर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल पुलिस ने एक छात्रा की शिकायत पर उसके दोस्त के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया। पीड़िता के मुताबिक वो एक प्राइवेट कॉलेज से BHMS की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाले युवक ने बर्थडे पार्टी के बहाने उसे घर बुलाया, बंधक बनाकर रेप किया, धमकी देकर उसके साथ अलग अलग जगह पर रेप किया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कल एक फर्स्ट ईयर पास आउट एक लड़की रातीबर थाने में आई थी, जिसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ उसी कॉलेज में सेम क्लास में पढ़ने वाला एक लड़के ने 15 मई को उसे बताया था कि कोई बर्थडे पार्टी करनी है, तो घर पे बुलाया था अपने। 16 मई को वो लड़की उस लड़के के रूम पे गई है, जहां पर उसके द्वारा अकेली होकर उसके साथ बलात्कार की घटना की गई है। कल पेरेंट्स के साथ थाने आकर उनके द्वारा इस तरह का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर रातीबर में तत्काल संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कोंडागांव जिले में साइबर अपराध को लेकर फरसगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों पर 11 राज्यों में 17 अलग अलग केस दर्ज हैं। आरोपियों ने अलग अलग जगहों पर 1,70,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों ने गरीब लोगों के बैंक अकाउंट को किराए में लेकर उसे गलत कामों में उपयोग करते थे। बदले में मूल खातेधारकों को कुछ पैसे दिए जाते थे। उस म्यूल अकाउंट्स में करोड़ों रुपए के ब्लैक मनी को ट्रांजैक्शन किया गया। फरसगांव पुलिस को 4 म्यूल अकाउंट को लेकर अवैध गतिविधियों की शिकायत मिली थी। 3 टीमों का गठन किया गया था। भिलाई में आरोपी भावेश तारम को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद यूपी के प्रयागराज से 4 और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आरोपियों से 12 से ज़्यादा मोबाइल और ATM कार्ड जब्त किए गए। हमको पुलिस मुख्यालय से जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें NCRP पोर्टल से प्राप्त प्रकरण थे, उसमें कुल छत्तीसगढ़ को मिलाकर 11 राज्यों में कुल 17 मामले अलग अलग तरह से दर्ज हुए थे और इसमें 4 अलग अलग साइबर रिपोर्टिंग हुई थी।
तो उसमें 4 अलग अलग मामले फरसगांव पुलिस के द्वारा जो है दर्ज किए गए थे, जिस पर हमें कुल 5 आरोपी जो उनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की 80 नर्सिंग छात्राओं ने ईएनटी विभाग के डॉक्टर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। उनका कहना है कि डॉक्टर अशरफ उनसे गंदा व्यवहार करता है, इसलिए वो यहां पर काम नहीं करेंगी। प्राचार्य से लिखित शिकायत के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं की ड्यूटी वहां से हटा दी है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने जांच कमेटी का गठन किया है, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। नर्सिंग स्टूडेंट के न पहुंचने से मरीजों के इलाज में समस्या आ रही है। नर्सिंग छात्राओं के न पहुंचने से मरीजों के इलाज में समस्या लगातार आ रही है। नर्सिंग की छात्राओं की कुछ शिकायत प्राप्त हुई है और जिनकी ड्यूटी लगती है एनटी विभाग में, तो उसकी शिकायत आई है। उस हिसाब से हमने एक जांच समिति है, निर्धारित जांच समिति उसको दे दी। मामला है, उन्होंने लिखित में दिया है, कोई शिकायत है उनकी, तो उसको हमने जांच समिति को दिया। जांच समिति अपनी रिपोर्ट करके पूरा बताएगी मैटर क्या है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अनोखा मामला सामने आया। यहां बिना ड्यूटी किए एक आरक्षक को 12 सालों तक वेतन दिया जाता था। दरअसल 2011 में एक आरक्षक को भर्ती के लिए प्रशिक्षण के लिए भोपाल पुलिस लाइन से सागर भेजा गया था, लेकिन वो आरक्षक सागर जाने की जगह अपने घर चला गया। सागर न पहुंचने पर भी प्रशिक्षण केंद्र अधिकारियों की लापरवाही के चलते आरक्षक के वहां नहीं पहुंचने की सूचना भोपाल लाइन को नहीं दी गई। ट्रेनिंग के बाद सभी आरक्षक भोपाल पहुंचे, लेकिन अधिकारियों ने उसकी जांच ही नहीं की। कागजों में आरक्षक की नियुक्ति पुलिस लाइन भोपाल में दिखती रही। इस तरीके से बिना नौकरी किए 12 साल तक हर महीने उसके खाते में सैलरी क्रेडिट होती रही। लेकिन मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रमोशन के लिए 2011 बैच के आरक्षकों को बुलाया गया। इसके बाद पता लगा कि इस नाम का कोई आरक्षक तो है ही नहीं। आरक्षक को जब फ़ोन किया तो उसने मानसिक बीमारी के मेडिकल दस्तावेज जमा कर दिए। उसने बताया कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया था, इसके चलते मौजूद नहीं हो पाया। जब ये सूचना अधिकारियों तक पहुंची तो भोपाल लाइन में ही उसकी पदस्थापना की गई। जब मामला उजागर हुआ तो जांच के बाद आरक्षक को सस्पेंड किया गया। फिलहाल आरक्षक को पुलिस लाइन में अटैच कर जांच की जा रही है। आरक्षक है 2012 में भर्ती हुए थे, जिनको कि 2012 अगस्त में ट्रेनिंग के लिए पीटीए सागर भेजा गया था, और ये अपने घर वहाँ से चले गए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो अभी इनके द्वारा बताया गया है। और इन्होंने कोई सूचना विभाग को नहीं दी थी कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं उपस्थित नहीं हुआ। कोई सूचना विभाग को इनके द्वारा नहीं दी गई थी, क्योंकि इनकी आमद पुलिस लाइन में दर्ज थी, जिसके कारण सैलरी निकलती रही। और जरी इंक्वायरी हो गई है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभी मेरे पास है। मध्य प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा का मामला सामने आया। रतलाम के सलाना में हिंदू राष्ट्र का बैनर जला दिया गया, जिसके बाद शहर में भारी पुलिस बल तैनात है। आक्रोशित लोगों ने सलाना को बंद कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंसा के बाद कांग्रेस बीजेपी ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उज्जैन मुहर्रम जुलूस विवाद पर मंत्री विश्वास सरन कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेकर अनर्गल हरकत करने की अनुमति नहीं मिलेगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि मुहर्रम का जुलूस हो, ईद की नमाज हो, कोई आपत्ति नहीं है। जिस मार्ग की अनुमति नहीं मिली वहां जाएंगे तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। मामले में पीसी शर्मा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उज्जैन संवेदनशील जगह है। उज्जैन में अगर हालात हम संभाल नहीं पाएंगे तो प्रदेश का क्या होगा। सेलाना शांति का टापू है, यहाँ पहली बार ऐसी घटना हुई है। इन असामाजिक लोगों ने रात में ताजिए निकलते समय हमारा जो भगवा ध्वज वहाँ लगा हुआ था उसे उछल उछल के जलाने का प्रयास किया है, और सेलाना की जो वातावरण उसे बिगाड़ने का प्रयास किया है। हमारी प्रशासन से ये मांग है, उनको कठोर से कठोर सजा दे। घेराव किया है, सेलाना पूर्णतः बंद रहा है, सभी व्यापारी बंधु भी आए हैं और सर्व हिंदू समाज यहाँ आया है। जिस तारतम्य में यहाँ के सेलाना के लोग आक्रोशित थे, उनका कहना था कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और जो करने वाले हैं वो पूर्व में जो उपद्रवी टाइप के व्यक्ति हैं और ये माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है पुलिस ने उनको सख्ती से निपटने हेतु चारों को अभिरक्षा में लिया है और अपराध पंजीबद्ध किया है। अपराध जो है इनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचने के संबंध में है। कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर अनर्गल हरकत करने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। कुछ लोग इस तरह से अनर्गल हरकतें कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई। देखिए, मुहर्रम का जुलूस हो या ईद की नमाज हो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित जो पुलिस ने अनुमति दी है उसी पर जुलूस निकालो, चाहे जितनी छाती पीटो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पुलिस ने जिस मार्ग की अनुमति नहीं दी वहां अगर घुसोगे तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। व्यवस्थाओं को कंट्रोल करना ये जिला प्रशासन, जिला पुलिस का वो है, तो आखिर ये हो क्यों नहीं पा रहा है। ये जिस तरह के एक के बाद एक घटना है कि बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, एक महिला उसके 2 बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, नरसिंहपुर के अंदर एक महिला को सरेआम काट दिया,
ये आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, कानून व्यवस्था जा कर रही, ये सब उसी की वजह से ही कानून व्यवस्था संभल नहीं रही सरकार से। शनिवार को नक्सली मुठभेड़ में ढेर नक्सली की पहचान हो चुकी है। मृत नक्सली की पहचान सोढ़ी कन्ना के रूप में हुई है, जो PLG बटालियन नंबर 1 की कंपनी नंबर 2 का डिप्टी कमांडर था। उस पर छत्तीसगढ़ शासन ने 8 लाख का इनाम घोषित किया था। सोढ़ी कन्ना टेकल गुड़ियम क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों, धर्मारम कैंप पर हमले समेत कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा। वो CCM माड़वी और हिड़मा का सहयोगी था। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में उसके मारे जाने से नक्सली संगठन को भारी क्षति हुई है। राइफल और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सल सामग्री भी बरामद हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीजापुर, दंतेवाड़ा, DRG, STF, कोबरा और CRPF की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। सागर शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल किए। शहर के शुक्रवारी वार्ड में फरियादी कपिल चढ़ार का घर है। उनकी माता जी के निधन के बाद वो इकलौते वारिस हैं, लेकिन कुछ लोगों ने नगर निगम के अफसरों से मिलीभगत कर फरियादी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। इसका फायदा उठाकर दबंगों ने मकान पर जबरन कब्जा कर लिया। इसके बाद फरियादी ने पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई और जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दोषियों पर कार्रवाई के लिए लेटर लिखा गया है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले अफसर भी सफाई दे रहा है। फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट और गलत तरीके से संपत्ति हथियाने और नामांतरण कराने के लिए मृत्यु सर्टिफिकेट का वो तो नगर निगम जाने किसने बनवाया। संपत्ति हमारी जो पहली वाली मम्मी के लड़के बच्चे थे, देश हथियाने की कोशिश में और उनका साथ दे रहे हैं बबलू कुमार। जो आप जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं, उस प्रकरण में जैसे ही ये संज्ञान में आया, उस संज्ञान में आने के बाद उसकी फिर हम लोगों ने जांच कराई और संबंधित दोषी लोग जिनने ये बनवाया है, उनके लिए हमने गोपालगंज थाने में आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार पत्र जारी कर दिया। सक्ती जिले में उस वक्त सिस्टम की पोल खुल गई जहां अंतिम संस्कार के लिए तिरपाल लगाना पड़ गया। मामला जिले के जयजयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत कुटराबोर का है। अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं, जहां बारिश के चलते लकड़ियां भीगने पर पेट्रोल और दूसरे ज्वलनशील पदार्थ डालकर चिता को जलाना पड़ा। जब चिता से आग की लपटें उठी तो त्रिपाल भी जल गई। बड़ी मुश्किल से परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया है। लोगों ने बरसते पानी के बीच चारों ओर से त्रिपाल खींचकर अंतिम संस्कार किया। लगातार दावे शासन प्रशासन की तरफ से होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। धार जिले के बगड़ी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर पंकज कुशवाहा के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर प्राइवेट दवाइयां लिखते हैं और बाहर की मेडिकल दुकानों से ही दवाई लेने का दबाव बनाते हैं। साथ ही डॉक्टर पर अस्पताल के कैमरे बंद करने का आरोप है। मामले में कॉलेज छात्राओं ने बताया कि जब से डॉक्टर कुशवाहा के पास प्रोजेक्ट फाइल चेक कराने और साइन कराने पहुंचे हैं तो डॉक्टर ने उनकी प्रोजेक्ट फाइल फाड़ दी। मामले में ग्रामीणों ने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। जगदलपुर जिले के सरकारी हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। हॉस्टल से रविवार को चौथी कक्षा में पढ़ने वाला 11 साल का एक मासूम लापता हो गया है। बस्तर जिले के टेमरा गांव में आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के द्वारा 100 सीटर आदिवासी बालक आश्रम संचालित है। बच्चा लगभग दोपहर 11 बजे आश्रम से लापता हो गया। हॉस्टल अधीक्षक ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजन ने घोटिया चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजन ने हॉस्टल अधीक्षक पर लापरवाही का आरोप लगाया। वीरेंद्र कश्यप, क्लास 34, ग्राम महिमा से। कब आपको जानकारी लगी बच्चा गुम हुआ है करके? रविवार को 4:10 में हम लोग को कॉल करके बताया गया। कौन बताया? यहाँ का अधीक्षक। अच्छा। सब सफाई करते हैं, सबको व्यस्त रहता है दिन। तो 1:30 बजे का हुआ हमारा नाश्ता टाइम। तो नाश्ता में देखे कि एक लड़का कम है, तो पता चला कौन वीरेंद्र नहीं है। तो हम लोग इधर उधर चलो यहाँ खोजो, कहीं रूम में सोया हुआ तो नहीं होगा खाना वाना खा के। तो सर सब सही पता लगा है। राजधानी भोपाल में एक तरफ जहां बारिश का सुहाना मौसम चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। भोपाल में जून महीने के आखिरी से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक सड़क हादसों के मामलों में 30% का इजाफा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट की माने तो ज़्यादातर हादसे जल भराव, फिसलन, गड्ढे और ओवर स्पीडिंग के चलते हो रहे हैं। भोपाल में जून महीने में सड़क हादसों के 110 केस सामने आए थे। जुलाई के पहले ही हफ्ते में 47 केस मिले
हादसों को देखकर ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन मोड पर है। बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं और ब्लैक स्पॉट बन गए, उन पर काम करने की लिस्ट तैयार की है और लिस्ट के अनुसार उसमें राशि सैंक्शन करा के काम करने के प्रावधान तैयार करने के लिए निवेदन किया। अच्छी सड़कें भी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण होता है, खराब सड़क भी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण होता है। जहाँ अच्छी है वहाँ भी दुर्घटनाएं होती, वो जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ पानी भर जाता है, वहाँ भी अक्सर दुर्घटना हो ही रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अंबेडकर का दूसरा अवतार बताया। अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संविधान पर आक्रमण हो रहा है, आदिवासी क्षेत्र के जंगल काटे जा रहे हैं, ऐसे में हर वर्ग की आवाज बनकर खड़गे अंबेडकर के दूसरे अवतार के रूप में छत्तीसगढ़ आए हैं। और दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज़ बन करके एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंबेडकर जी के दूसरे अवतार के रूप में खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं कि गांधी जी का देश, गांधी जी की धरती में हमेशा शांति वार्ता के लिए जाना जाता है, शांति के लिए जाना जाता है। जहाँ भी अशांति रहती है वहाँ गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी नीति को अपनाया जाता है। यह बात भी सही है कि हम जब अपने विरोधी मुल्क से बात करते हैं तो अपने देश में जो भी किसी कारण मुख्य धारा से दूर हैं और अगर जुड़ना चाहते हैं तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है और शर्त वही है कि शांति के लिए आगे आएं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से बैठक के दौरान मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। बैठक में शामिल होने वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, जिलाध्यक्षों को भी अंदर घुसने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। कुछ जिलाध्यक्ष होने तो नाराजगी भी जाहिर की है। खड़गे की सभा के बाद प्रदेश भर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे वो राजीव भवन पहुंच गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल दो महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर ले रहे थे। राजीव भवन में हो रही कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और पीसीसी के जो बैठक है इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्यकारिणी, विधायक, जिला अध्यक्षों को भी प्रवेश की अनुमति थी। कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश और कई जिला अध्यक्ष जब पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। बड़ी नाराजगी जताई उन्होंने। रायपुर में कांग्रेस ने बड़ी सभा आयोजित की। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। कांग्रेस की सभा पर बीजेपी नेताओं ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल पूछे, कहा कि खड़गे बताएंगे शराब, डीएमएफ, कोल में कैसे घोटाला हुआ। बीजेपी के सांसद विजय बघेल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को लूट और भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण मिलता है, कांग्रेस के डीएनए में भ्रष्टाचार है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। मंत्री केदार कश्यप कह रहे हैं कि खड़गे बताएं कि 4 किस्तों में किसानों का पैसा क्यों दिया, कांग्रेस सरकार ने 2 साल का बोनस क्यों नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी अपने भीतर को झांक करके देखें कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 18 से 23 के बीच में इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। कोयला घोटाला, रेत घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी जैसे संस्था को भी बदनाम करने का काम भूपेश सरकार के द्वारा किया गया था। तो लूटने खसोटने की धंधा तो कांग्रेस पार्टी की है, इसलिए वो उसी नज़रिए से देखते हैं। किसानों को जो कहते हैं आत्महत्या होती थी तो उसके बाद वो 4 किस्तों में रुला करके जो किसानों को पैसा देते थे और न्याय की बात करते थे, आज वो किस मुंह से हम हमारे उन किसानों से मिलने आ रहे हैं। क्या खड़गे जी बताएंगे कि शराब में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ? क्या खड़गे जी बताएंगे कि डीएमएफ में कैसा भ्रष्टाचार हुआ? क्या खड़गे जी बताएंगे कि कोयले में कैसा भ्रष्टाचार हुआ? क्या खड़गे जी बताएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने 5 साल तक पूरे छत्तीसगढ़ को लूटा और आज कांग्रेस के मंत्री, नेता और उनके साथ में काम करने वाले आईएएस अधिकारी जेल में हैं? क्या खड़गे जी इसके बारे में बात करेंगे? उनको प्रशिक्षण मिलता है लूट खटोस का, उनको प्रशिक्षण मिलता है भ्रष्टाचार का। उनके रग रग में और डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और इसलिए वो लोग
जो जैसा है वैसी सोचेगा, वो वैसी हैं, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि सारी राजनीतिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है। खबर इंदौर से है, जहां मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पहले संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया शामिल हुए। उन्होंने एमपीसीए के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वी क्षेत्र को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सिंधिया ने बताया कि अब तक 5,000 करोड़ रुपए का निवेश पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में किया जा चुका है। सिंधिया ने बताया कि 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना सुनिश्चित की गई है। बेहतरीन संग्रहालय का आज उद्घाटन किया जा रहा है। मेरे तरफ से एमपीसीए के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत का हम लोग ग्रोथ इंजन बनाएंगे। उसी संकल्प के साथ भारत सरकार आगे कार्य कर रही है। 5 लाख करोड़ का निवेश पिछले 11 वर्षों में हो चुका है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विस्तार और निवेश के नए द्वार खोलने सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। बेंगलुरु और सूरत में रोड शो के बाद सीएम लुधियाना पहुंचे। वहां पर इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में कई उद्योगपतियों से मुलाकात की। सीएम ने निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य का रोडमैप पेश किया। हालांकि निवेश के लिए आमंत्रित भी उन्होंने किया। सरकार की इस कोशिश पर कांग्रेस उस पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में निवेश और संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का फॉर्मूला हिट हुआ। उसके बाद अब सीएम देश के अलग अलग शहरों में निवेशकों के साथ इंटरैक्टिव सेशन कर रहे हैं। बेंगलुरु और सूरत के बाद सीएम ने लुधियाना में निवेशकों से 1-to-1 चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों की जानकारी दी। लुधियाना में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश की खास बातें जान लेते हैं। विनिर्माण हब लुधियाना की कपड़े और मशीनरी निर्माण में विशेष पहचान है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्धमान औद्योगिक परिसर में पंजाब के प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के हित में निर्णय लेने के लिए कैबिनेट स्तर पर नीतियों में बदलाव को भी तैयार है। किसी सेक्टर में संभावना दिखती है तो जरूरत के मुताबिक नियमों में बदलाव भी किया जाएगा। निवेशकों से आग्रह किया कि एमपी में आकर संभावनाएं देखें, यहाँ की गतिशीलता, शांति संसाधनों का लाभ उठाएं। मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स, स्टील प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और आईटी जैसे सेक्टर्स में बड़ी संभावनाएं हैं। एमपी में बिजली दरें प्रतिस्पर्धी हैं और नियम संबंधी प्रक्रियाओं को सरल और निवेशक अनुकूल बनाया जा रहा है। प्रदेश में सोलर और पावर सेक्टर में भी बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। केंद्र सरकार के पास कोई पर्यावरणीय क्लियरेंस लंबित है तो राज्य सरकार उसे जल्द दिलाने की कोशिश करेगी। हम आपको आमंत्रित करें कि आप भी अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं, यहाँ भी काम करें, मध्य प्रदेश भी काम करे। सरकार आपको सब मदद करने के लिए तैयार है, किसी प्रकार से कोई कमी आने वाली नहीं। आप सब आइए, जिस भी प्रकार की कोयला भी रहे तो पानी की पर्याप्तता के आधार पर बिजली सभी प्रकार से बनाने की संभावना। निवेश के सभी सेक्टर में कोई सेक्टर ऐसा बाकी नहीं जहाँ बड़ी संभावना नहीं। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर बेंगलुरु और सूरत में हुए इंटरैक्टिव सेशन की अगर बात करें तो 14 मई को बेंगलुरु में हुए रोड शो के इंटरैक्टिव सेशन में 7,935 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिससे 18,975 नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी तरह 29 जून को सूरत रोड शो के इंटरैक्टिव सेशन में 15,710 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 11,250 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उधर विपक्ष को सरकार का निवेश मॉडल रास नहीं आ रहा है, जबकि बीजेपी ने अपनी सरकार के निवेश मॉडल की तारीफ कर विपक्ष को जवाब दिया है। मुख्यमंत्री जी के यादव है और यदुवंशी है, तो क्या वहां से, क्या पंजाब से, लुधियाना से, वहां से क्या भैंसे लेने गए? ये बताएं, क्या यहाँ पशुपालकों को भैंसे बांटेंगे? तो क्या दूध उत्पादन होगा? यहाँ तो आपने अमूल को दे रहे हो, तो यहाँ के पशुपालक कहाँ जाएंगे? ये बताएं। कांग्रेस को तो जब उनको अवसर मिला तब उन्होंने काम नहीं किया, तो बोलने का अधिकार नहीं रह जाता है। हमारी सरकार उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में आकर्षित कर रही है, वरन उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं भी देने का काम कर रही है। मोहन सरकार ने उद्योग क्षेत्र के लिए साल 2024-25 में 4,190 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश प्रोत्साहन और कस्टमाइज पैकेज जैसी सुविधाएं दी गई हैं। नए निवेशकों को उद्योग मित्र नीतियों के साथ सरल और सुगम निवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं,
ऐसे तमाम प्रयासों के साथ राज्य सरकार दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। जबलपुर में अब एक बड़ा अपडेट जबलपुर से आप तक ये पहुंचा दें कि मध्य प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है और राज्य सरकार और सभी नगरीय निकायों को यह आदेश दिया है कि डेंगू की रोकथाम पर स्टेटस रिपोर्ट पेश किया जाए। सरकार बताए डेंगू और मौसमी बीमारियों का फैलाव रोकने के लिए क्या कदम उन्होंने उठाए हैं। तो स्टेटस रिपोर्ट अब जमा करनी होगी राज्य सरकारों को भी और निगम की सरकारों को भी कि ये जो डेंगू है, मौसमी बीमारियां हैं, उनके फैलाव को रोकने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार सड़क धंसने का मामला सामने आ रहा है। बढ़ते मामलों को देखकर PWD मंत्री राकेश सिंह खुद वो पहुंचे औचक निरीक्षण करने जबलपुर के गौरी घाट। रेस्टोरेशन वर्क का निरीक्षण किया। इस दौरान वर्क क्वालिटी देखकर मंत्री जी खुद हैरान रह गए। पाइपलाइन बिछाने के बाद किए गए रेस्टोरेशन वर्क में गड़बड़ियां मिली हैं। यहां मिट्टी और मूरम की बजाय पुराने मकानों का मलबा और कूड़ा कचरा डाल दिया गया। PWD मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने मंत्री राकेश सिंह से खास बातचीत की है, वो अंश भी आप सुनें। मंत्री राकेश सिंह औचक निरीक्षण कर रहे हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन यहाँ रिस्टोरेशन वर्क में गड़बड़ी है। तो आपने क्या पाया है सर यहाँ? कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी एक्चुअली सीवर लाइन के काम को लेकर। वैसे ही शहर में लोग काफ़ी परेशान हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी बार बार नगर निगम कमिश्नर महोदया के द्वारा भी और सभी के द्वारा बार बार चेतावनी दी जा रही है, नोटिस दिए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उतनी गंभीरता उसमें नहीं आ पा रही है। सोच ये थी कि ये काम लंबे समय से रुका हुआ है तो एक बार ये काम किसी भी तरह से ठीक से पूरा हो जाए। यहाँ पर हमने वाइट टॉपिंग स्वीकृत की है, रोड स्वीकृत की है और अगर रिस्टोरेशन का काम ठीक से नहीं होगा तो वाइट टॉपिंग के बाद वो सड़क बैठ जाएगी। और इसीलिए मैं मौके पर आया था, कमिश्नर महोदया से भी मैंने कहा, वो भी मौके पर आई और कुछ कमियां यहाँ पर दिखाई दी हैं, उसके बारे में अधिकारियों को कहा है, चेतावनी भी दी है कि इस तरह के काम से नहीं चलेगा। औचक निरीक्षण में पाया है कि नर्मदा की जो पाइपलाइन यहाँ पर डाली गई है उसके रिस्टोरेशन वर्क में गंभीर गड़बड़ियाँ मिली हैं। यहाँ डाला जाना था, सही तरह से इसका पुराई की जानी थी, लेकिन आप देखेंगे आगे जाके कि मलबा डाल दिया गया है, कचरा फेंक दिया गया है और यही वजह है कि न सिर्फ फटकार अधिकारियों को लगाई है बल्कि इस मामले पर कार्रवाई की चेतावनी दी है और रिस्टोरेशन वर्क बेहतर करने के निर्देश लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दिए हैं। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला एक बार फिर से कानूनी विवाद में उलझ गया है। 9 साल बाद प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन की जो पॉलिसी बनाई थी उसकी संवैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। हाईकोर्ट नए नियमों पर रोक भी लगाने की तैयारी में था, लेकिन राज्य सरकार ने खुद ही यह आश्वासन दिया कि अगले एक हफ्ते तक नए नियमों के तहत पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 साल बाद अपने कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए जून 2025 में जो पॉलिसी बनाई थी अब वो कटघरे में आ गई है। सपाक सहित 3 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर सरकार की प्रमोशन पॉलिसी को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। इनमें कहा गया है कि जब मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो इसी मुद्दे पर सरकार नई पॉलिसी कैसे बना सकती है। लिहाजा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कई कानूनी सवाल गूंजे। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा है कि सरकार की नई नीति प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर रही है, जो सरासर गलत है। इन्हीं तर्कों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के रुख को देखकर खुद राज्य सरकार ने ये अंडरटेकिंग दी है कि अगली सुनवाई यानी 15 जुलाई तक नई प्रमोशन पॉलिसी के तहत कोई भी प्रमोशन नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आरबी राय में ये बोला था कि जिन लोगों को प्रमोशन दिया गया था पुराने नियमों से, उन सारों को डिमोट किया जाएगा और नई लिस्ट ड्रॉ की जाएगी। तो उस पर स्टेटस को किया गया था। अब उनको डिमोट करने की जगह उनको फर्दर प्रमोशन दिए जा रहे थे नए रूल से, तो जिसके तहत हमने याचिकाएं लगाई थी उसको चैलेंज किया। एडवोकेट जनरल ने का ओरल अंडरटेकिंग दी है कि हम अगले हफ्ते तक इस पर कोई भी प्रमोशन नहीं करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, और 15 तारीख के लिए केस फिक्स किया गया है।
इधर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होते ही सपाक्स और अजाक्स दोनों संगठनों की ओर से रिएक्शन आने शुरू हो गए। सपाक्स ने जहां हाईकोर्ट के संज्ञान का स्वागत किया, वहीं अजाक्स ने इस उम्मीद जताई है कि आखिरी फैसला उनके हक में ही आएगा। सभी विभागों में केवल और केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी ऊपर के सभी पदों पर काबिज हो गए थे, और यदि इसी प्रकार के ये नियम पुनः यदि लागू हो जाते तो निश्चित ही हम लोगों की जो सामान्य वर्ग की, अन्य पिछड़ा वर्ग की और अल्पसंख्यक वर्ग की जो नस्ल है ऊपर के पदों पे वो खत्म हो जाती है। और शासन ने पहले ही कहा गया था कि शासन कीवेट लगाएगी और कुछ भी स्टे लगाने के पहले शासन को सुना जाएगा। तो शासन जब भी अपना पक्ष रखेगा मुझे लगता सही रहेगा, क्योंकि शासन ने जो नियम बनाए वो हाईकोर्ट के पुराने जो निर्देश थे, जिस कारण से वो 2002 का नियम पदोन्नति नियम निरस्त हुआ था, उसके सारे गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो करते ये रूल्स बनाए हैं। मुद्दा मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, तो चुनाव के वक्त जनता के बीच सरकार के पक्ष या सरकार के खिलाफ परसेप्शन बनाने का बड़ा काम करते हैं। ऐसे में सियासत के पीछे रहने की उम्मीद भी नहीं थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही प्रतिक्रिया भी आई। भाजपा सरकार की मंशा सही होती तो क्या एक 1.5 लाख पद जो है बैकलॉग के खाली पड़े होते? क्यों खाली पड़े हुए? एकल ये तरह तरह की साजिशें करके किसी को एकल पद बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, ऐसे करके अगर आप रोस्टर की अवहेलना कर रहे हैं तो ये तो अपने आप में एक संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन है। कांग्रेस तो ये लड़ाई लड़ती रहेगी, बराबर लड़ेगी, उनके पक्ष में हम खड़े होंगे। यह नीति सभी के हित में है। ये मामला न्यायालय में पहुंचा है, न्यायालय में भी समग्र रूप से सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय भी सरकार के जवाब से निश्चित ही संतुष्ट होगा। अब इतना तो साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी न सिर्फ संवैधानिक सवालों के घेरे में है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी पुराने अहम फैसलों से घिरती नजर आ रही है। ऐसे में इंतजार 15 जुलाई का, जिसमें पता चलेगा कि नई प्रमोशन पॉलिसी टिकेगी या सरकार को उसे वापस लेना होगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा में 18 साल बाद मुख्यमंत्री के साथ सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। ये नज़ारा आपको विधानसभा के मानसून सत्र में दिखाई देगा। हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये संयोग बना है। सदन में बैठकर अध्यक्ष अब ये भी देखेंगे कि कौन विधायक अपनी ही सरकार की किरकिरी करवा रहा है और अपने सवालों से सरकार की मुसीबत खड़ी कर रहा है। साथ ही ये भी दिखाई देगा कि विधायकों का परफॉर्मेंस क्या है। बता दें कि विधानसभा के पिछले सत्रों में बीजेपी के कई विधायक अपनी सरकार को कटघरे में खींच चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी के विधायक जब अपनी सरकार को घेरते हैं तो विपक्ष भी उनकी बातों का समर्थन कर सरकार को घेर सकता है। इससे सरकार चौतरफा घिर जाती है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और वो संवैधानिक परंपरा है। सदन के नेता हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और उनके समय हम सब पहले से ही उपस्थित थे और उपस्थित रहेंगे। अब अध्यक्ष पहले भी हेमंत जी हमारे बाजू में बैठते थे, अब और साथ में बैठकर और अपने सदन की कार्रवाई पूरी करेंगे। मध्य प्रदेश के विकास के नए नए संकल्प, नए नए प्रस्ताव लाएंगे। जो हमारी सरकार ने काम किए हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे। जो अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल जी, वो भी विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी वहाँ पर हैं ही। विधायकों ने क्वेश्चन उठाए, लगातार उठा रहे हैं बीजेपी के विधायक। एक मंत्री ने उठाए, किसी की कोई बात सुन नहीं रहा। विधानसभा में किसी विधायक को ऐसी चीज़ें जो उसके क्षेत्र में नहीं हो रही हैं अगर उठाने नहीं दी जाती तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, लोकतंत्र का गला घोटने जैसी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की इंदौर आगमन पर जबरदस्त स्वागत उनका हुआ। राजीव गांधी चौराहे पर आयोजित स्वागत समारोह में खंडेलवाल रैली के रूप में पहुंचे। राजीव गांधी चौराहे पर बीजेपी के नए अध्यक्ष का स्वागत हुआ। तुलसी सिलावट कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हेमंत खंडेलवाल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सरकार हेमंत जी बड़ी भूमिका आपकी थी। जरा ऐसे शिल्पीकार उन्होंने बोला तुलसी जी तुम कहां से आ गए? मैंने कहा आपने बड़ी विलंब से बुलाया। मैंने कहा ये तुलसी तुम्हारे आ गए। मैं चूंकि आपके पापा का दोस्त था तो आप मेरे पैर छूते थे। आपको कसम है गणेश जी की, हेमंत जी, आज के बाद आप मेरे पैर नहीं छूते। आप प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता हैं। आपने जो स्वागत, जो धन्यवाद, जो आपने स्वागत और मेरा स्वागत, मेरा जो हार्दिक अभिनंदन किया, ये कर्ज आपने मुझसे अदा किया है। इस कर्ज को
कि इंदौर का हर कार्यकर्ता अपने को प्रदेश अध्यक्ष से कम न समझे। मैनपाट में बीजेपी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का पहला दिन खत्म हो चुका है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पहला दिन काफी अच्छा रहा, कई नई चीजें सीखने को मिली, विधायकों को क्या करना है ये भी बताया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं है, इसलिए पसीना बहाना पड़ता है। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जेपी नड्डा ने कई अनुभवों को बताया, उनसे सीख मिली है। दोनों मंत्रियों से बातचीत की हमारा संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। मैनपाट में आज भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का पहला दिन था और जेपी नड्डा ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, नसीहत भी दी। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। जायसवाल जी, आज पहला दिन कैसे रहा? देखिए, आज पहला दिन बहुत ही अच्छा था। अभी एक सत्र सरगुजा क्षेत्र के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उसका भी होना है शेष। बाकी विभिन्न सत्र हुए, सत्रों के माध्यम से हम सब लोग काफ़ी सीखे और सीखकर क्षेत्र की विकास के लिए और गति के साथ काम कर पाएंगे। सर, ऐसी खबरें आई कि सांसदों और विधायकों को नसीहत दी गई है कि आप जो है अपने क्षेत्र में काम करिए, नहीं तो फिर जो उनको शर्मिंदगी झेलना ना पड़े जब वो 5 साल बाद जाए। इसी तरीके से संभवतः भ्रष्टाचार को भी कहा गया कि ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए। नहीं, इस प्रकार का न तो कोई नसीहत की बातचीत हुई है, न तो और किसी प्रकार का। जो लंबे समय से संगठन की दृष्टि से या सरकार या विधायक सांसद रहते हुए जो अनुभव था, उस अनुभव को हम लोग को जो माननीय जेपी नड्डा जी हों या माननीय शिव प्रकाश जी हों, माननीय हमारे पवन साय जी हों, ये सभी लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया है। विजय जी, आज पहला दिन कैसे रहा? आज आपका पहला दिन कैसे रहा? माने जोरदार भाई, बहुत अच्छा। और 3-4 सत्र हुई से अलग अलग हमारे पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आई ना, बहुत अच्छा बताई है। विशेष रूप से एक विधायक ला कैसे ढंग के ओखर काम होना चाहिए, का परेशानी आते ओखर से कैसे निपटना है, मैंने ना एनालिसिस करके एक एक चीज़ के एनालिसिस करके हाँ बोला बताई है। दूसरा फिर शिव प्रकाश जी के भी एक विषय रही से और मैंने संगठनात्मक विषय रही से, और बाद अलग अलग ग्रुप बना करके चर्चा के विषय रही से अलग अलग ढंग से। एक बात सामने आई कि विधायकों को जो है जमीन पर ही रहें, जमीन पर रहकर ही काम करें, उनके क्षेत्र की जनता ये ना समझे कि ये बहुत बड़े हो गए हैं, इस तरीके की नसीहत भी दी गई है। और खासकर नए विधायकों को सबके साथ वही बात है। वो भाजपा में तो पसीना बहा करके आपको काम करना पड़ता है, भाजपा का कोई वोट बैंक नहीं होता है। इसलिए ये बात हमेशा बताई जाती है कि आपको अगला चुनाव भी जीतना है तो मेहनत करके, ताकत अपनी मेहनत पर ही, पार्टी के क्षमता पर ही जीतना है। और वोट बैंक नहीं होने से हर बार मेहनत करना पड़ता है, हर बार। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ विजय शर्मा जी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। दोनों को आपने सुना, दोनों ने बताया कि किस तरीके से जेपी नड्डा ने दिशा निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि इसका पालन भी सभी सांसद और विधायक करेंगे। कैमरामैन लागने के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, मैनपाट, अंबिकापुर। IBC 24 जो खबर दिखाता है उसे अंजाम तक पहुंचाता है। जी हां, IBC 24 ने ग्वालियर की महल रोड की खबर दिखाई थी जो देश और पूरे प्रदेश में सुर्खियां बनी थी। अब उस पर एक्शन होने लगा है। 2 दिन पहले प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सड़कों का दौरा किया और महल रोड बनाने में लापरवाही बरतने वाले 2 प्रभारी कार्यपालन यंत्री को निलंबित किया। अब मामले में एक्शन लेते हुए निगम आयुक्त ने भी एक और उपयंत्री को निलंबित कर दिया। पूरी वाली जो रोड है उसके संबंध में निश्चित रूप से जो संबंधित जितने भी अधिकारी थे उसमें जो जांच चूंकि आनी है, तब तक जांच में कोई प्रभावित ना हो, जांच कोई प्रभावित ना हो, इसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। पूर्व ठेकेदार पर कार्रवाई का है ही। इसके साथ साथ जो चूंकि अभी उस मार्ग का आगे भविष्य में निर्माण भी कराया जाना है, तो उसमें जो जांच रिपोर्ट के आधार पर ही ठेकेदार पर लिखित में यदि कोई कार्रवाई की जानी है वो वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार की जाएगी। वर्तमान में बस्तर में आदिवासी जनगणना पर सियासत गर्म है। सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर संभाग में स्वतंत्र सामाजिक सर्वेक्षण कराने का ऐलान किया है। संगठन का दावा है कि सर्वेक्षण के जरिए न सिर्फ आदिवासियों की वास्तविक जनगणना का पता चलेगा, बल्कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर कोई दूसरा लाभ तो नहीं उठा रहा है। सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख
प्रकाश ठाकुर का आरोप है कि परिसीमन के बाद कई गांवों को वीरान घोषित किया गया था, जिसमें न सिर्फ जनसंख्या के आंकड़े गड़बड़ा गए बल्कि आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकार भी प्रभावित हुए हैं। सरकार जो जनगणना जो करवाती है और जनगणना करवाती है तो उसमें पिछले समय जो परिसीमन के समय कई गांव को वीरान घोषित कर दिया था। देखिए, जनगणना तो होना चाहिए। आधारित जनगणना इसलिए जरूरी है कि आजकल जाति समाज का भी कौन सा समाज के लोग कितने लोग रहते हैं, उस समाज को उस योजना का लाभ वास्तव में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आवश्यक है। तो इसका लाभ मिलेगा आने वाला समय बस्तर में। कुछ लोग जो है अपने आप को टीवी में दिखाने के उद्देश्य से इस प्रकार की बातें फैलाकर जो है ना भ्रम पैदा करते हैं। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में सड़क, सीवर और पानी की समस्या को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों के मुताबिक सड़क, सीवर और पानी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों पर एक्शन होता नहीं है। निगम के घोटालों की जांच को लेकर कमेटी बनाई गई थी, लेकिन एक भी कमेटी ने अपनी जांच पूरी नहीं की है। निगम के अफसर जांच समितियों को कोई भी दस्तावेज नहीं दे रहे हैं। सड़क की देख लो, पानी गंदा आ रहा है और नालों में पानी भर रहा है। जो नाले भर रहे हैं वो काम अभी थोड़ी हो रहा है, ये तो हमने महापौर को पहले ही चेताया था ना, हमने कमियां बताई थी, लेकिन इनने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आज पूरे शहर की स्थिति खराब है। कार्य करने में जो थोड़ा बहुत समय लग जाता है, उसके कारण से यदि कहीं असंतोष है तो वो मेरा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कम से कम संबंधित जनप्रतिनिधि हैं उनको सूचना देकर उनसे समन्वय बनाया जाकर उनके निर्देशन में कार्य कराया जाए, जिससे कि इस तरह की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। मुरैना जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचई में करोड़ों का ई टेंडर घोटाला सामने आया। मामले में प्रभारी ई संतोषी लाल बाथम को निलंबित किया गया है। प्रभारी ई पर आरोप है कि उन्होंने ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखा है। जांच में सामने आया है कि ई बाथम ने अपने चहेते ठेकेदार दंडोतिया कंस्ट्रक्शन को टेंडर दिलाने के लिए निविदा दरों में हेराफेरी की। पूरा मामला टिकटोली टूमदार गाँव के लिए जल मिशन के 3 करोड़ 46 लाख रुपए के टेंडर से जुड़ा है। टेंडर की 11 अप्रैल को खोला गया, जिनमें 3 ठेकेदार ने आवेदन किया था। सबसे कम दर मंगलदास बोरवेल ने डाली थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर दंडोतिया कंस्ट्रक्शन को टेंडर मिला है। श्री असल बाथम पीएचई को निलंबित किया गया है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, ग्राम टिकटोली का कोई पेमेंट का मामला है, उनको ठेकेदार को अवैध लाभ 2 या 3 करोड़ का पहुंचाने का मामला है। जिला स्तर के किसी अधिकारी को विभागीय जांच सौंपते हैं तो तदनुसार शासन के निर्देश के पालन में कार्रवाई की जाएगी। मानसून के चलते पहले से परेशान रेल यात्रियों की परेशानी और बढ़ने वाली है। रेलवे ने एसईसीआर की 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं 2 ट्रेनों को डाइवर्ट और 2 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इसके अलावा 7 ट्रेनें अपने निर्धारित वक्त से देरी से रवाना होंगी। 16 अगस्त से 8 सितंबर तक इन तमाम ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान चक्रधरपुर मंडल में झारसुगड़ा यार्ड के आधुनिकीकरण का काम किया जाएगा, जिसमें नॉन इंटरलॉकिंग और प्री पोस्ट एनआई वर्क शामिल है। तो रायपुर में रविवार सुबह से जारी भारी बारिश के चलते शहर के कई रेल अंडर ब्रिज में पानी भर गया है। पानी भरने से रास्ते बंद हैं और इसके चलते लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, रेलवे ने दावा किया था कि इस बार किसी भी अंडर ब्रिज में पानी ज्यादा वक्त तक भरेगा नहीं, क्योंकि रेलवे ने सभी अंडर ब्रिज में पानी निकालने के लिए पंप के साथ कर्मचारियों की भी व्यवस्था की है। लेकिन अब हालात कुछ और ही दिख रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पास एक्सप्रेसवे पर बने अंडर ब्रिज का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। रविवार सुबह से लगातार रायपुर में बारिश हो रही है, जिसका असर ये हुआ है कि कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है। और ख़ासकर अंडर ब्रिजेस की बात करें तो रायपुर में कई जगह अंडर ब्रिज रेलवे ने बनाए हैं। और कुछ दिन पहले आपको बता दूं कि रेलवे ने कहा था कि जहां भी अंडर ब्रिज हैं, यदि उसमें जल भराव की स्थिति होती तो तत्काल वहां से पानी निकासी के लिए न सिर्फ कर्मचारियों की तैनाती की गई, बल्कि पंप भी लगाए गए ताकि लिफ्ट करके पानी को हटाया जा सके। लेकिन स्थिति क्या है, आप ये देख सकते हैं कि साफ यहाँ पे जो ये रेलवे स्टेशन से लगा हुआ ही अंडर ब्रिज एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, जो गुढ़ियारी को जोड़ता है शहर को, और वहाँ पर अब पानी भर गया है और निकासी के लिए कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं।
और सिर्फ ऐसे करके एक स्टॉप का बोर्ड लगा दिया गया और रस्सी बांध दी गई ताकि लोग इधर से उधर आना जाना ना कर सके। तो कुल मिलाकर ये है कि रेलवे के जो दावे हैं उसकी पोल यहाँ पे खुलती नज़र आ रही है कि किस तरीके से रेलवे कहता है कि जो अंडर ब्रिजेस रहेंगे वहाँ जल भराव होगा तो उसको तत्काल खाली कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति कुछ दिख रही है अलग ही है और जिसके कारण जल भराव होने के कारण, पानी भरने के कारण अब लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। भोपाल में देर शाम शुरू हुई तेज बारिश ने शहर में अलग अलग जगह जलभराव की स्थिति इससे हो गई। सावन से पहले ही जबरदस्त बारिश ने लोगों को परेशान किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक महाकौशल बुंदेलखंड के कई हिस्सों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 9 जुलाई तक प्रदेश के हर हिस्से में पानी गिरेगा, यह अनुमान है। जायजा लिया हमारी संवाददाता शहर के मेल इलाके से हरप्रीत कौर ने। मध्य प्रदेश में मॉनसून जमकर बरस रहा है, जबकि अभी सावन का आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पूरे मध्य प्रदेश में जमकर बरस रहे मॉनसून ने राहत दी है लोगों को, लेकिन कहीं ये मॉनसून लोगों के लिए परेशानी भी बन गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के मैदा मिल इलाके में। देखिए बारिश ने क्या हाल यहाँ पर कर दिया है और सड़क पर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। लोगों को निकलने में खासी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है। ये हाल तब है जब अभी बारिश शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं। फिलहाल 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम मध्य प्रदेश में एक्टिव है मॉनसून के, जिसके चलते 9 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। महाकौशल के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, मालवा में भी ये अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही भोपाल और इसके आसपास के जिलों में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है, इसके साथ ही बिजली और कड़कना भी यहाँ पर बारिश के साथ होगा। फिलहाल देखा जा सकता है कि बारिश लोगों को गर्मी से तो राहत दे ही चुकी है, लेकिन अब ये बारिश मुसीबत बनती हुई भी नज़र आ रही है। सड़कों में पानी भरा है और ऐसा ही हाल राजधानी भोपाल के कई जगहों पर बना है। फिलहाल 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुए हैं, जिसके चलते 9 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। कैमरामैन विनीत श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। जबलपुर समेत पूरे महाकौशल में बारिश का दौर लगातार जारी है। नर्मदा नदी उफान पर है और इस पर बने बरगी बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर को मेंटेन करने के लिए बांध के 13 गेट खोले जा चुके हैं। साथ ही गेटों की ऊंचाई भी बढ़ाकर 3 मीटर कर दी गई है। इससे अब 1,78,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इसे लेकर जबलपुर समेत आसपास के तमाम निचले जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बांध के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश गौंड के मुताबिक अगर बांध की कैचमेंट एरिया में और बारिश हुई तो गेटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बरकी बांध की कुल ऊंचाई 422.75 मीटर है और ऑपरेशन मैन्यूल के मुताबिक 31 जुलाई तक बांध का जलस्तर अधिकतम 417.50 मीटर होना चाहिए। इसे मेंटेन रखने के लिए बांध प्रबंधन ने गेट खोलने का फैसला लिया। रायपुर के साइंस कॉलेज में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा की। इसके बाद राजीव भवन में नेताओं के साथ 2 महत्वपूर्ण बैठकें भी ली। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर PCC चीफ दीपक बैज ने कहा कि खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। सरकार की नाकामी जनता के बीच बेबाकी से रखी है। भारी बारिश के चलते युवाओं और किसानों ने सभा में हिस्सा लिया। ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। बैठकों में उन्होंने एकता और मजबूती के साथ कांग्रेस को एकजुट करने का संदेश दिया। राज्य सरकार की नाकामियों को जनता तक लेकर हम जाएंगे, ये दावा दीपक बैज ने किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक सफल सभा यहाँ पर हुई है। किसान, जवान और संविधान को लेकर सभा हुई है और जो उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद से भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर, आज उम्मीद से भी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पर हुई थी, सभा हुई। क्या संदेश दिए हैं खड़गे जी ने यहाँ पर? बिल्कुल, आज शानदार खड़गे जी हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और सरकार की नाकामियों को लेकर उन्होंने जनता तक बेबाकी से बात रखा है और कहीं न कहीं इतनी तादाद में 2 दिन के भारी बारिश के बाद भी हमारे कार्यकर्ता किसानों का और यूथ का आना कहीं न कहीं सरकार के लिए खतरे की घंटी है।
ये बताइए कि इसके बाद दो बड़ी बैठकें भी हुई, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक है। इसमें क्या संदेश देने की कोशिश की गई? पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बहुत सारे ऐसे निर्णय जहां एजेंडे थे प्रदेश के मुद्दों को लेकर, और बहुत सारे एक्सटेंडेड कमेटी में हम लोग पीसीसी का प्रेजेंटेशन भी दिखाए हम लोगों ने, अभी तक क्या क्या काम पीसीसी ने किए और आने वाला काम हम कौन से करने जा रहे हैं। फिर खड़गे जी ने सभी कार्यकर्ताओं एकता के साथ, मजबूती के साथ पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया, भारी बारिश में भी लोग नजर आए। पूरे बारिश में, इतने भारी बारिश में कार्यकर्ता डोम के अंदर थे, फिर डोम के बाहर भी भीग रहे थे, उन्हें पानी की परवाह नहीं है, भीगते तक 1-1 किलोमीटर तक पैदल आए। मैंने अध्यक्ष जी को और केसी सर को, पायलट सर को दिखाया, यूथ की संख्या सबसे ज्यादा थी। मतलब छत्तीसगढ़ के यूथ, यहाँ की जनता परिवर्तन चाहते हैं, कहीं ना कहीं सरकार से उबे हुए। तो ये थे दीपक बैज जी और इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं में जो जोश नजर आया है वो जोश आगे भी बरकरार रहेगा और 2028 में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने एक मोर्चा खोल दिया है। और आज की जो दो बैठक महत्वपूर्ण हुई है, उस दो बैठक में भी इसी मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। अब देखना ये होगा कि ये उत्साह आगे और कितने दिनों तक बरकरार रहता है और क्या जोश जो है वो सरकार बदलने के लिए पर्याप्त होगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रायपुर में जनसभा के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ राजीव भवन में दो महत्वपूर्ण बैठकें लेते हैं। पहली प्रदेश पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की और दूसरी बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की। इसमें कांग्रेस के काम के आंदोलनों की समीक्षा की गई। आने वाले 4 महीनों में पार्टी के कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। 30 सितंबर तक पार्टी के जिला, ब्लॉक, मंडल स्तर पर सभी नियुक्तियों को पूरा करने का टारगेट रखा गया। बैठक के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने 1 दिवसीय रायपुर प्रवास के बाद दिल्ली लौट गए हैं। उनके साथ केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट भी दिल्ली रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें विदा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विभिन्न मुद्दों को लेकर, छत्तीसगढ़ के तमाम किसान, जवान, तमाम वर्गों को उन्होंने टच किया। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि 2000 से ज़्यादा संख्या में नहीं रहेंगे। कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, किसान जवान की उपस्थिति देखकर मुझे लगता है कि उनकी जो मेन पार्ट की प्रशिक्षण है ना, वो प्रशिक्षण भी वो भूल जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।